वेलकम बैक, बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, अवधेश कुमार जी, समीर जगांगुर साहब। ब्रेक से पहले हमने बात की कश्मीर की। कश्मीर में हिजबुल्ला के मुखिया नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद उसके समर्थन में श्रद्धांजलि सभाएं और रैलियां निकल रही हैं देश भर में, कई जगहों पर हुआ यूं तो, लेकिन कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं इसलिए बात महत्वपूर्ण हो जाती है। और आज वहां पर फाइनल वोटिंग भी हो रही है। आज 40 सीटों पर मतदान होगा, इसमें 24 सीटें जम्मू की हैं और 16 सीटें कश्मीर की हैं। तो आज का चुनाव जम्मू रीजन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि उसकी सारी ताकत यहीं पर है। पिछली बार उसको 25 सीटें मिली थी, वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी पीडीपी के बाद, तभी सरकार में उसके साथ वो शामिल हो पाई थी और वो सारी सीटें उसको इसी जम्मू बेल्ट से मिली थी। तो बीजेपी के लिए ये करो मरो वाला फेज है, आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं। लेकिन बाकी क्या हो रहा है चुनाव के अंदर, कश्मीर घाटी के अंदर क्या हो रहा है? कश्मीर घाटी में जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के अलायंस को एक तरफा कामयाबी मिलने की उम्मीद कुछ दिनों पहले तक जताई जा रही थी, और अब लोगों का कहना है कि इस चुनाव में जितने इंडिपेंडेंट निर्दलीय खड़े हो गए हैं उतना शायद कश्मीर के चुनाव में पहले कभी नहीं हुआ। 350 से ज्यादा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। इंजीनियर रशीद जैसे जो सांसद बन गए जेल में रह करके और अलगाववादी हैं खुल करके सोच से, वो पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। 30 से ज्यादा उम्मीदवार उन्होंने उतारे हुए हैं। जमात इस्लामी की तरफ से कुछ उम्मीदवार उतारे गए हैं घोषित तौर पर, उनकी तादाद भी 1 दर्जन के आसपास बताई जाती है। तो ये सारे लोग जो मिल करके जितना वोट भी लेंगे वो सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और माना जा रहा है कि इनकी ताकत वहां ठीक ठाक दिखाई दे रही है। अगर ऐसा होता है तो ये एनसी यानी उमर अब्दुल्ला परिवार और कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होगा। अब बीजेपी अगर इस सब के बीच में एक बड़ी ताकत बनकर उभरती है जम्मू क्षेत्र के अंदर, तो ये चुनाव पूरी तरीके से खुल जाएगा। मतलब ऐसा पहले जो लग रहा था कि शायद कांग्रेस, एनसी और जरूरत पड़ी तो पीडीपी भी मिल जाएंगे और मिलाकर के वो सरकार बना लेंगे, बीजेपी का कोई चांस नहीं है। अगर ये इंडिपेंडेंट्स जो हैं ये ठीक परफॉर्म कर गए तो बीजेपी का एक अच्छा चांस इस चुनाव के अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको सुनाता हूं इंजीनियर रशीद की बात। वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा हम किसी के साथ भी जाने के लिए तैयार हैं, हम अपनी शर्तों पर लेकिन समर्थन देंगे। हमें बीजेपी से वैसा कोई बैर नहीं है। अगर वो हमारी शर्तें मान ले तो ये मान के मत चलिए कि हम बीजेपी के साथ भी नहीं जा सकते हैं। सुनाता हूं आपको इंजीनियर रशीद की बात। कह दिया मैंने आपसे, इलेक्शन, हर इलेक्शन अहम होता है। आज का इलेक्शन इसलिए अहम है कि यहाँ पर डिफरेंट नैरेटिव्स खड़े किए जा रहे हैं, जिसको जो मर्जी जितना मुंह उतनी बात है। मैं चाहता हूँ ये सारा चैनलाइज करके जो कश्मीरी का एंगर और आक्रोश है उसको चैनलाइज करके हम मोदी जी से कहें कि आप हमें फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। इलेक्शन लड़ना एक सिविलाइज्ड डेमोक्रेटिक तरीका है अपनी बात रखने का। अभी तो स्टार्ट है, अभी तो बिगनिंग है। आने वाले दिनों में एनसी, पीडीपी या किसी और के लिए कश्मीर में 2 गज जमीन भी नहीं मिलेगी। अब इंजीनियर रशीद जो बात कह रहे हैं, क्या इस बात में कोई दम है? इन्होंने तो यहां तक दावा किया समीर जी कि अगर मुझे कुछ महीने पहले जेल से रिहाई मिल गई होती तो मैं चुनाव जीत जाता। बिल्कुल। देखिए, इस समय एक बड़े नेता के रूप में उभर कर आया, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बारामूला से उन्होंने उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया है। हालांकि लंगेट से सीट से विधायक रह चुके हैं, अभी उनके भाई वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। तो बारामूला से हराने के बाद एक अचानक एक बड़े शख्सियत के रूप में वहां उभरे हैं और उसके आधार पर उन्होंने वहां पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं। हालांकि जमीनी स्तर पर इनका काम बहुत पहले से कश्मीर के अंदर चल रहा था। मुझे लगता है कि वाकई आवाम को लगा होगा, जनता को लगा होगा कि भाई पीडीपी के साथ जाकर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाकर हमने देख लिया, इस बार हम इनको सपोर्ट करते हैं। और जिस तरीके जनता से जुड़े रहे, वहां पर जमीनी मुद्दे उठाते रहे, जनता का इनको समर्थन मिला है। लेकिन क्या ये इसी ताकत बन पाएंगे कि सत्ता की चाबी इनके हाथ में आ पाएगी? ये डिसाइड कर पाएंगे कि सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? कश्मीर की, जम्मू कश्मीर के पूरे चुनाव में 90 सीटों में जितने उम्मीदवार हैं, हर सारी सीटों को मिला करके उसमें 40% निर्दलीय हैं। बिल्कुल, निर्दलीय हमेशा ज्यादा रहते हैं। बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर निर्दलीय हमेशा ज्यादा उम्मीदवार आए। इस बार भी उम्मीदवार बहुत ज्यादा है। और आप ये देखेंगे जो अभी आखिर तीसरे फेज के जो वोटिंग हो रही है उसमें 150 उम्मीदवार निर्दलीय है, टोटल 450 उम्मीदवारों में। तो जम्मू कश्मीर में निर्दलीय उम्मीदवार हमेशा ज्यादा लड़ते रहे। एक हरियाणा राज्य भी ऐसा है जहां निर्दलीय उम्मीदवार बहुत लड़ते और हमेशा जीतते रहे। तो जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही होगी कि या तो हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए, जो संभव नहीं है अकेले की दम पर बनाना। ऐसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि ऐसी स्थिति आए कि बिना बीजेपी के सरकार नहीं बने और कुछ ऐसे निर्दलीय जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया है, अपने उम्मीदवार नहीं उतारे कश्मीर में, जिन्हें समर्थन दे रही है भारतीय जनता पार्टी, वो अगर जीत के आते हैं तो उन विचारधारा के लोगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कि ये सारे निर्दलीय, सब इंजीनियर राशि, ये सब लोग जो हैं या ये जितने 350-400 उम्मीदवार निर्दलीय हैं, सब बीजेपी के प्रॉक्सी हैं।
नहीं, ये कहना तो ठीक नहीं कि सभी भारतीय जनता पार्टी होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 28 सीटें कश्मीर में जहां उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, तो निश्चित रूप से 28 जगह भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे उम्मीदवार आइडेंटिफाइड किए हुए जिन्हें समर्थन दिया होगा। अब भारतीय जनता पार्टी देखेगी कि वो जीत कर आते कि नहीं। वो जीत के आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को इसे बहुत ज्यादा मुझे लगा समर्थन की ऐसी जरूरत पड़ेगी नहीं कि 28 में से कम 15 सीटें चाहिए। जहां तक जम्मू की बात है, जम्मू की 43 सीट में से भारतीय जनता पार्टी 35 से करीब सीटें जीतने की स्थिति के अंदर है। ऐसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी 35 सीटें, 43 में से 35 सीटें जम्मू में बीजेपी। कल की एक खबर है कि वहां जो क्या सर्वे का ये कि 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी जम्मू में जीतने जा रही है इस बार। अगर भारतीय जनता पार्टी वहां 35 सीटें जीत लेती है, 5 सीटें जो नॉमिनेट होने वाले हैं राज्यपाल से, वो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की वैसे ही फेवर में जाने वाले हैं, तो 5 सीटें वो 40 सीटें तो ये भारतीय जनता पार्टी की ये हो गई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को जो सपोर्ट जम्मू में ऐसा माहौल है क्या? मतलब इस बार कहा है कि जिस तरीके से काम हुआ, युवाओं को जो 2-2 लाख रुपए दिए गए रोजगार शुरू करने के लिए, महिलाओं को घर घर जो सिलाई मशीन दी गई है, मुद्रा योजनाओं में जो लोन दिया गया है, और सबको जिस तरीके से सुविधाएं मिल रही है, और आर्टिकल 370 के बाद ये क्लियर हो गया कि जम्मू की जनता को ये लग रहा है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ खुलकर जाना। वैसे भी जम्मू भारतीय जनता पार्टी का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। कांग्रेस में तो आप राहुल गांधी प्रचार करने तक वहां नहीं गए, उमर अब्दुल्ला को कहना पड़ा कि भाई आप कश्मीर छोड़िए, आप तो जम्मू जाइए प्रचार करने। तो राहुल गांधी खुद जम्मू प्रचार करने नहीं जा रहे हैं। वहां के जम्मू के उम्मीदवार जो कांग्रेस के, वो पैसा मांग रहे हैं अपने प्रचार अभियान के लिए। तो मुझे लग रहा है कि जम्मू भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्ट्रांग होल्ड है। अब जम्मू अगर भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती है तो कश्मीर में निर्दलीय और 5 सीटें जो नॉमिनेट होने वाली है वो मिला के भारतीय जनता पार्टी। जरा हरियाणा की बात भी हम लोग कर लेते हैं। हरियाणा के चुनाव में आज प्रधानमंत्री मोदी की एक और रैली वहां पर होने जा रही है, और इससे पहले कुछ बयान राहुल गांधी के जो उन्होंने वहां सभाओं में दिए वो बहुत ज्यादा वायरल हुए, उस पर बहुत ज्यादा विवाद भी हुआ। राहुल गांधी ने कुछ एक बातें की, जैसे उन्होंने कहा कि अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन चल रहा था तो सब नाच गाना हो रहा था, अडानी अंबानी पहुंचे हुए थे, नाच गाना चल रहा था चारों तरफ, कोई गरीब आदमी वहां पर नहीं था। इनको जवाब दिया योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपका खानदान यही तो करता आया है, नाच गाना ही तो करता आया है। वो जवाब मैं आपको दिखाऊंगा। एक दूसरी खबर और है, जो इलेक्शन में वादे किए जाते हैं, जनता को ये कहना कि हम आए तो आपके लिए ये करेंगे, ये तो एक बात, लेकिन उसके लिए अभी से फॉर्म भरवा देना जिसमें आपसे कहा जाए कि आप ये फॉर्म भरिए, आपको 3.5 लाख रुपए का 2 कमरे का मकान मिलेगा, 60 गज का प्लॉट मिलेगा। क्या ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं, क्या ये एक फ्रॉड है? बीजेपी कह रही है कि एक फ्रॉड है, और ये 2024 के देश के इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी ने किया था, जब लोगों के खाते में 1-1 लाख रुपया डालने की बात कही थी। इसकी बात भी हम लोग करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको सुना रहा हूं राहुल गांधी का वो बयान और उस पर योगी आदित्यनाथ का जवाब। पूरा हिंदुस्तान देख रहा भैया, आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकती, अलाउ नहीं है आपको। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा है। ये रियलिटी है आपकी। परिणाम हमारे सामने है। आज प्रभु राम फिर से विराजमान हो गए अपने पवित्र जन्मभूमि अयोध्या धाम में। बहनों और भाइयों, एक तरफ अयोध्या धाम में प्रभु राम का विराजमान होना, दूसरा रोम की संस्कृति में पले बढ़े वे लोग, वे बदनसीब जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे? वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। योगी जी मैदान में उतरे हुए, अब राहुल जी को जवाब भी दे रहे हैं। नहीं, ठीक है, स्पष्टता रहे तो नेता ठीक बात करता है, और योगी जी को स्पष्टता है। उनको पता है कि जब बिलो द बेल्ट राजनीति में गांधी परिवार चला गया है तो फिर कोई गुंजाइश छोड़नी नहीं चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को कह रहा है कि वो खुलवा दिया, वहाँ नाच गाना हो रहा है, मतलब क्या हो गया है राहुल गांधी को? कहाँ तक वो नीचे गिरेंगे? कोई सीमा है या नहीं है? राम मंदिर बरसों के हिंदू स्वाभिमान का प्रतीक है और वो वहाँ कह रहे हैं। और
हम फिर कह रहे हैं, हम तो वो लोग हैं ना जो भक्ति में हम नृत्य गायन वादन सब करते हैं। हम तो दुनिया के ऐसे, मतलब ऐसा तो कोई धर्म या ऐसा कोई उत्साह जीवन का जीवने वाला कोई तरीका है ही नहीं जैसा हिंदू धर्म है। और वहां पर वो कह रहे हैं नाच गाना। उनके कहने का जो अंदाज है वो बेहद खराब है, अपमानजनक है, आपत्तिजनक है। अब मुझे तो ये चिंता होती है कि वो कौन से हिंदू खड़े थे जो राहुल गांधी इस तरह का भाषण दे रहे थे और उसमें से कुछ लोग भी निकल के विरोध करने नहीं आए। अरे भाई, कांग्रेस के लोग हैं आप, वही कांग्रेस ना जो इस देश के स्वतंत्रता संग्राम की अगुवा पार्टी थी, वही कांग्रेस जिसके नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की वजह से आज देश के हर हिस्से में सार्वजनिक गणेश उत्सव मनाया जाता था, वही कांग्रेस जो लाल बाल पाल वाली थी। और आज ये स्थिति हो गई उस कांग्रेस की कि उस कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि वो वहां खुलवा दिया और वो नाच गाना करा दिया। मतलब क्या करना चाह रहे हैं? आपको सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए आपको जो कुछ करना है, जितना विभाजन कराना है करा लीजिए। आपको एलजी बाहरी लगता है, आपको देश की कंपनी कहीं जा रही करे, लूटने आ गए। क्या बात करने का तरीका है? कहीं तो जाके रुकेंगे ना। इससे एक चीज तो साफ दिखाई देती है, राम मंदिर से, मैं ये नहीं कहूंगा भगवान राम से या हिंदू धर्म से, लेकिन राम मंदिर से राहुल गांधी का कोई कनेक्ट नहीं है। नहीं तो ऐसी बात नहीं करता कोई, ये तो साफ दिखाई दे रहा है ना उससे। नहीं, अब इस पे भी कोई अलग से कुछ वो झूठ बोल रहे हैं। वो अभी तक बोलते चलो समझ में आता, अब भी वो बोल रहे हैं देश के आदिवासी राष्ट्रपति को नहीं जाने दिया। अरे उनको पता ही नहीं है कि गर्भगृह में जाके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूजा पाठ करके आई, उनको पता ही नहीं है सब। वो कह रहे हैं कि जाने नहीं दिया जा रहा है दलितों आदिवासियों को। अभी तक वो पिछड़ा गिन रहे थे और पिछड़ी जाति का प्रधानमंत्री वो मंदिर का लोकार्पण करता है, प्राण प्रतिष्ठा करता है, उद्घाटन करता है, जिस नाम से भी आप जानते हो, पूजा पाठ करता है, वो उनको चिंता में डाल देता है। कितने लोग जा चुके होंगे अब तक? तो करोड़ों लोग जा चुके होंगे। जून तक 11 करोड़ जून महीना 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके पहले से लोग जाना शुरू हुए। जो मंदिर जिसको हम कहते हैं कि जो पुरानी मूर्ति थी उसको बाहर रखा गया था, 1 जनवरी से लेकर जून खत्म जिस दिन हुआ उस दिन तक 11 करोड़ लोग जा चुके। मुझे समझ में नहीं आता, मतलब आपको लगता है बीजेपी ने उसका राजनीति के लिए इस्तेमाल किया, राम मंदिर के इशू का, या वो मंदिर बनवा करके? ये बात ठीक मानी जा सकती है कि आपको ऐसा लगता है। आप ऐसी बात कोई क्यों कहेंगे जिससे कोई आहत हो, किसी को दुख पहुंचे? मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं विजय जी, आपने भी देखे होंगे, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चल रहा था, जो ओवर्टली रिलीजियस नहीं है, जिनको आप मंदिर जाने वाले लोगों में शामिल नहीं करेंगे शायद, जब वो तस्वीर आई ना मूर्ति की पहली बार स्क्रीन पर, उनके भी हाथ जोड़ गए थे। ऐसा माहौल देश भर में था उस दिन। मुझे लगता है कि राजनीति को लेकर जिस तरह से कर रहे हैं, वो शायद राहुल जी को भी हिंदू धर्म को उस तरह से समझने में या एक्सप्रेस करने में मुश्किल है। ये जो बोलना है ना, जैसे कि नाच गाना कर रहे थे, हिंदुत्व जो है, हिंदू धर्म जो है, वो तो उत्सव धर्मिता का ही धर्म है। उसमें हर चीज पर उत्सव धर्मिता है। उत्सव धर्मिता का मतलब नाच गाना, भजन, भक्ति, सत्संग, ये सब कुछ है। आनंद है, आनंदी धर्म है उसमें। तो उत्सव धर्मिता, तो वो शायद उन सब शब्दों को या तो नहीं समझते, मुझे नहीं पता कि वो कोई एंटी हिंदू उनका सेंटिमेंट है, लेकिन कम से कम उनको उस तरह की समझ या एक्सप्रेशन तो कम से कम नहीं है। समझ के लिए भी मैं, क्योंकि मैं तो उसका वो नहीं हूं कि वो क्या समझ उनकी है कि नहीं है, लेकिन एक्सप्रेशन में वो परेशानी है। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का यूज किया पॉलिटिक्स के लिए, इसमें भी कोई सवाल नहीं है, लेकिन इस मुद्दे का ये मसला वो है नहीं। राम मंदिर का मंदिर बन गया, और अब तो बन गया, वो इशू ही खत्म हो गया। एक्चुअली अब तो राम मंदिर का यदि इस्तेमाल पार्टी करती तो अयोध्या में नहीं हारते ना। हाँ। यदि उसका कुछ एनकैश हो पाता तो वो तो अब तो वो खत्म ही हो गया, वैसे भी इशू खत्म हो गया। अब वो किस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, हो सकता है राहुल जी जो है ना बार बार थोड़ा सा डिरेल होते रहते हैं, कभी किसी इशू पर जाते हैं, कभी किसी इशू पर जाते हैं, तो कभी ये बात आ जाती है। डिरेलमेंट की कड़ी में एक और अध्याय था, मतलब इसको डिरेलमेंट नहीं कह सकते, मैं इसको एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स के तौर पर नहीं कह सकता, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा लोडेड होगा। ज्यादा लोडेड बिलो द बेल्ट जो कि मैंने एक दिन कहानी कुर्सी की बोला था, फिर से दर्शकों को याद दिलाऊं, मैंने कहा था कि राहुल गांधी बहुत फोकस तरीके से लंबे समय तक एक कोई विषय चला नहीं सकते। उस दिन आप सब लोग मुझसे असहमत थे, आज वो डिरेल दिख रहे हैं, दरअसल ये डिरेल ही हैं। अच्छा, कोई भी बात उठपटांग बोलते हैं, योगी जी बिलो द बेल्ट कोई बात कही जाएगी, गेंद फेंकी जाएगी तो मारना उनको छक्का उस पर आता है, जाहिर है। अब आपको एक और बयान में सुना रहा हूं सर। रणदीप सुरजेवाला साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया, इस पर भी आप बोलिएगा अपनी बात। रणदीप सुरजेवाला जी का बयान सुन लीजिए। उन्होंने कहा, ये मुख्यमंत्री पद के एक दावेदार हैं कांग्रेस पार्टी के, उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है। इन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ब्राह्मणों को मार मार कर बड़े बने हैं, यही शब्द है उनके। ब्राह्मणों को मार मार कर योगी आदित्यनाथ इस कद तक पहुंचे हैं, और अगर योगी को रखना है तो ब्राह्मणों को मरना पड़ेगा। सुने।
सच्ची ये है कि आज की भाजपा के बारे में 2 लाइन सही हैं, कोई ऐसा सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। क्या हुआ पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण नेतृत्व को? कहां गया बीजेपी का पूरा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण नेतृत्व? एक एक व्यक्ति से जाकर पूछ लीजिए, कानपुर पूछिए, बनारस पूछिए, लखनऊ पूछिए, मेरठ पूछिए, एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर आदित्यनाथ ने मारा है। एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर चिन्हित करके पंडित जी बीजेपी के लोगों ने नकारा है। एक एक व्यक्ति को चुन चुनकर उनके नेतृत्व को समाप्त किया है, क्योंकि सब जानते हैं कि नेतृत्व इस देश का सबसे बड़े प्रांत से आता है और वो उत्तर प्रदेश है। इसलिए अगर आदित्यनाथ को जिंदा रखना है तो ब्राह्मण समाज को मारना पड़ेगा। उनको मार कर उसके बाद उनकी राजनीतिक जो मार है उसके बाद फिर आदित्यनाथ का कद बड़ा होगा। अजय सिंह बिष्ट उर्फ आदित्यनाथ। ब्राह्मणों को मरना पड़ेगा, योगी आदित्यनाथ वो कह रहे हैं आदित्यनाथ को अगर बड़ा बनना है तो। मुझे लगता है शायद ब्राह्मण सम्मेलन रहा होगा ये, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस समय ब्राह्मणों का सम्मेलन कर रही है। एक दिन पहले भी इनके कुछ बयान आए थे, लेकिन इन सब चीज़ों को जैसे विजय जी ने जितना राहुल गांधी जी को जिस ढंग से एक सुरक्षित डोर से निकाल दिया कि वो डिरेल हुए हैं। तो आज आप तो आज आए नहीं थे चर्चा में। मुझे बहुत नहीं, ये बता मतलब मेरा कलेजा हिल गया। मुझे लगता है इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों का कलेजा हिला होगा। राहुल गांधी पिछले 2.5 साल से सुनियोजित तरीके से एक एक बयान दे रहे हैं। उसके पीछे पूरी ताकत होती है, तैयारी होती है कि हम कहाँ क्या बोल रहे हैं और कुछ चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जैसे उन्होंने आपको कहा कि हिंदू तो सहिष्णु है, लेकिन हिंदू हिंदू कहने वाले हिंसा करते हैं। आपको लगा उन्होंने अचानक पार्लियामेंट में बोल दिया होगा? और जब वो बताते हैं कि शिव जी बार बार लोकसभा अध्यक्ष उनको टोकते हैं और शिव जी की तस्वीर उठाते हैं कि दिखा सकते हैं कि नहीं, दिखा सकते हैं कि नहीं, दिखा सकते हैं कि नहीं, तो उनको लगता है कि वो ऐसे ही बोलेगा कि राम मंदिर में नाच गाना भी सोचा समझा। नहीं, देखिए ये जो बयान है, मैं आपसे और आपके दर्शकों से पूछता हूं कि यही बयान राहुल गांधी में साहस है तो किसी दूसरे धर्म के बारे में बोलकर मंच से दिखा दें। हिंदू सहिष्णु है, हिंदू अपने देवताओं को गाली देना भी सह जाता है मान के कि विधाधर्मी है, तो आप कुछ भी बोल देंगे? अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा एक उत्सव का समय था। किसी की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसके कर्म के कांड के साथ वो उत्सव का था। वहां शास्त्रीय सारी चीजें हो रही थी। इतने 4000 वहां साधु संत आमंत्रित थे। हिंदुओं को आहत किया उन्होंने, ये बोले नहीं, वो ये बताए ना कि वो किसको बोल रहे हैं। लेकिन अयोध्या में जब उन्होंने कहा था कि अयोध्या की विचारधारा को हमने मार दिया है, तो इसमें कंटिन्यूटी है। अब इस देश के लोगों को सोचना है कि ये इस देश का इतना बड़ा नेता अगर राम जन्मभूमि पर, हिंदुत्व पर, हिंदुओं के बारे में इस ढंग से बार बार चुभने वाली बातें कर रहा है, जो दूसरे धर्म में बोले तो उनके विरुद्ध फतवा जारी हो जाए। उन्होंने तो ये भी कहा कि देखो अयोध्या में वो जीत गया, अवधेश जीत गया। उनके बगल में बैठते हैं काफी बुजुर्ग होंगे इनसे, अवधेश पासी जो जीते हैं, वो देखो अयोध्या में वो जीत गया, अवधेश जीत गया। सर एक बार जरा सुरजेवाला जी के बारे में, ब्राह्मणों की इतनी चिंता हो रही है। इन्होंने डिक्लेयर किया था राहुल गांधी को जनेऊधारी, कौन सा सर, कौन से दत्तात्रेय गोत्र के जनेऊधारी ब्राह्मण। देखिए वो हरियाणा के चुनाव में बोल रहे थे, और इस हरियाणा के चुनाव में बेसिकली ब्राह्मणों को लेकर एक चल रहा है कि रामविलास शर्मा भारतीय जनता पार्टी के जो नेता महेंद्रगढ़ से रहे, 2014 में तो बड़ा उनका यादगार किस्सा रहा है। 2014 में प्रदेश अध्यक्ष से सरकार लौट के आई, लगभग तय हो गया था कि रामविलास शर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे, हवा चली, बधाइयां मिलने लगी, वो भी गुलदस्ते और बुके लेने लगे। वेंकैया नायडू को पर्यवेक्षक रूप में भेजा गया विधायक दल की बैठक के पहले, तब तक वो बधाई ले रहे थे, वेंकैया नायडू के बगल में बैठे। वेंकैया नायडू जी ने को फोन आया बैठक के अंदर, वेंकैया जी ने बात की और रामविलास जी को फोन पकड़ा दिया। रामविलास जी ने जब हेलो कहा तो सामने से नरेंद्र मोदी जी की आवाज थी। नरेंद्र मोदी ने रामविलास जी से कहा कि आपको मनोहर खट्टर के नाम का प्रस्ताव करना है मुख्यमंत्री के रूप में, तो उनके हाथ से फोन छूट गया। फिर गिरा हुआ फोन वेंकैया नायडू जी ने उठाया, तो उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया। फिर उन्हें लगा था पार्टी टिकट देगी, तो महेंद्रगढ़ से बिना टिकट मिले फॉर्म भराए थे, पार्टी ने सूची जारी नहीं की थी, पार्टी ने किसी और को टिकट दिया, फिर विड्रॉ करना पड़ा।
तो अब रामविलास शर्मा जी भी ये बोल चुके हैं कि इस बार ब्राह्मणों की अनदेखी भारतीय जनता पार्टी नहीं की, तो उन्हीं के पार्टी नेता उसी को भुनाने की कोशिश बुलाने की कोशिश वो कर रहे हैं जिस तरीके से भारतीय लेकिन इसके लिए योगी आदित्यनाथ और यूपी के ब्राह्मणों को क्यों लिया? इसके रीजन है, देखिए ब्राह्मणों को टिकट दिया है, उसके पीछे जैसे कांग्रेस दलितों को लेकर जिक्र कर रही है, शैलजा को लेकर बार बार मामले को उठाने की कोशिश कर रही थी। स्मृति ईरानी ने कहा था कि शैलजा को मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता कांग्रेस घोषित कर दे मुख्यमंत्री। अब तो मुझे लग रहा है कि वहां वोटों की राजनीति है। बहुत शॉर्ट लाइन से, बहुत ज्यादा ब्रेक का समय हो गया। इनसे पहले जिन्होंने कहा था कि योगी जी ब्रह्म हत्या करा रहे हैं, वो पहले योगी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री बने जितिन प्रसाद, उसके बाद केंद्र में मंत्री बने जितिन प्रसाद। क्या उन्होंने कहा था ब्रह्म हत्या करा रहे हैं, तो के लिए कोई मैसेज दे रहे क्या? नहीं, मैं तो नहीं जानता, क्योंकि रणजीत जी किनारे किनारे चल ब्राह्मणों के अच्छा योगी जी को एंटी ब्राह्मण साबित करो तो मंत्रिमंडल कह के कुछ जगह पा ले।